Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। RBI increases repo rate by 50 basis points to pre-pandemic levels. Sensex rises marginally to finish near 58,400 level. Nifty near 17,400 points. Rupee appreciates by 23 paise against the US dollar. And Brent crude oil hovers around $94 per barrel. भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को %.5% बढ़ाया, महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ 58,400 के करीब और निफ्टी 17,400 के करीब हुए बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे की मजबूती में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $94 प्रति बैरल के करीब था। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर में %.5% की वृद्धि की घोषणा की है और ये दर अब 5.4% हो गई है। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो दर अब महामारी के पूर्व के स्तर पर पहुंच गई है और अगस्त 2019 के बाद की अब तक की ये सबसे उच्च दर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अपने अनुमान को उन्होंने 7.2% पर ही बनाए रखा है। श्री दास ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 16.2% है, दूसरी तिमाही के लिए 6.2%, तीसरी तिमाही के लिए 4.1% और चौथी तिमाही के लिए 4%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 4.15% से बढ़ाकर 5.15% कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 4.65% से बढ़ाकर 5.15% कर दिया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को 5.15% से बढ़ाकर 5.65% कर दिया गया है। मिस्टर भट्टाचार्य, आज बहुप्रतीक्षित पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई आरबीआई की। कैसे देखते हैं आप इस अनाउंसमेंट को? %.5% का जो एक वृद्धि हुई है रेपो दर में, क्या लगता है आपको? क्या वो अभी जो स्थिति है उसके अनुसार एक्सपेक्टेड थी? इसमें कोई अप्रत्याशित कोई डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं लिया। जो आशा जो मार्केट को भी था और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका भी आशा ये था कि 35 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट के बीच में ये रेपो दर बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। इससे ये सिर्फ प्री कोविड लेवल में नहीं पहुंचा, प्री कोविड लेवल के जो दर था उससे भी आगे पहुंच गया। प्री कोविड लेवल में दर था 5.15%, अब आपका जो रेपो दर जो है वो 5.4% में आ चुका है। तो मैं मानता हूं कि ये जो रेपो दर की जो वृद्धि है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है और इसको साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्टैंस जो है वो बहुत बड़ी चीज है, वो देखनी पड़ती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस जो है वो अभी भी एकोमोडेशन विथड्रॉल के ऊपर है, अभी न्यूट्रल में नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि अगर अक्टूबर के जो द्विमासिक जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगी
उसमें अगर हम ये सोचते हैं कि उसमें शायद कोई नरमी दिखाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हम आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टांस अभी भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात जो आपको देखनी पड़ेगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि उसके इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो है अगले 2 तिमाही तक 6% के ऊपर ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब दिसंबर के में भी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में एक बयान देना होगा, जिस बयान में ये साफ किया जाएगा किस तरह से इन्फ्लेशन टारगेट जो अपर टॉलरेंस बैंड 6% के ऊपर रहा 3 तिमाही तक, इसका मतलब 9 महीने तक, अभी तक जून तक 6 महीने तक ये 6% के ऊपर रहा है। अगर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोरकास्ट देखें तो इसका मतलब क्लियर है कि एटलीस्ट सितंबर तक तो 6% के ऊपर ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐलान डॉक्यूमेंट आएगा हमारे सामने, जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टोटल असेसमेंट क्या है इन्फ्लेशन के बारे में। तीसरी बात यह है कि जो रेट जो बढ़ा दिया गया है, पर जो कॉरिडोर जो है इंटरेस्ट रेट का कॉरिडोर, जिसे हम इंटरेस्ट रेट निचला और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट, उसको कॉरिडोर को नैरो कर दिया गया है। वो 5.15 और 5.65 में कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट कम से कम 5.15 के नीचे जा ही नहीं सकता, और 5.65 इज द हायर बैंड। तो ये सारे चीज को देखकर लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कड़ी डिसीजन ली है। इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने कोई नरमी नहीं अपनाई है, और ग्रोथ के ऊपर उनका अभी भी आशा है कि 7.2% की वृद्धि होगी, पर इन्फ्लेशन में उनका डर अभी भी बरकरार है, और इसीलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट रेपो दर को 50 बेसिस पॉइंट्स का वृद्धि कर दिया है। Well, AKB, you just gave us the estimate for the consumer price index for at least the next year at 6.7% as announced by the RBI. So there is still room for the repo rate to go up even further. It's 5.4% now with the 50 basis point hike. The key question is what's going to happen to credit growth for the economy? What is happening is that while the repo rate has gone up, and there is a possibility that since the RBI has not withdrawn, is continuing to be withdrawing accommodation. So there is a possibility that the October review, depending on the inflation scenario, may still see a very marginal hike or just stay where they are. Now, what this has actually surprisingly also meant is that the demand in the economy for more credit is on the rise. A couple of months ago, the credit growth rate was 13%, and today the Reserve Bank of India announced that the credit growth rate has gone up to 14%. In other words, there is a lot of demand for more credit in the economy, which actually increases liquidity, which acts against inflation containment measures. So therefore, while quite ironically, while credit growth increase shows signs of economic activity in the economy, at this current point in time, this increased credit activity is actually maybe causing a little bit of concern for the Reserve Bank of India from an inflation point of view. Remember that the central bank has got a twin target, which is maintaining inflation within the target of 4% as long as providing stability in growth. So therefore it has to keep in mind both the aspects, and I think Reserve Bank of India in today's policy has clearly leaned more in favor of containing inflation, because it sees that growth is 7.2%, but inflation will in the next 2 quarters will be over 7%. Therefore there is need to contain
inflation by an increase in the interest rates, repo rate. मिस्टर भट्टाचार्य, जो बाहर के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं यूएस फेड के या और मेजर कंट्रीज के, उनसे कहा जाता है कि एक डिफरेंशियल मेंटेन करने से फायदा ये होता है कि अगर हमारा रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है तो फंड फ्लोज हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। वो कितना बड़ा एक फैक्टर है आरबीआई के लिए, क्योंकि हमेशा ही कहा जाता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो उतनी गंभीर नहीं है जितनी पाश्चात्य देशों की है। तो अगर वहां पर वो तेजी से बढ़ाते हैं, क्या हम कमेंसुरेटली उतनी तेजी से बढ़ा सकते हैं या शायद वो एक ठीक फैसला नहीं होगा? देखिए, जो मौद्रिक नीति की जो बात है उसमें ये जो कंपैरिजन करना कि अमेरिकन अर्थनीति में ये फैक्टर्स लागू होते हैं और हमारे अर्थनीति में दूसरे फैक्टर्स लागू होते हैं, मैं समझता हूं कि ये इसका ये कंपेयर करना, तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मौद्रिक नीति भारतीय जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरशील है। अगर भारत में अगर इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट को बढ़ाने की बहुत बड़ी डिमांड होगी। पर इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपने आज बॉन्ड मार्केट में यील्ड बढ़ गई है, पर हमारी बॉन्ड मार्केट में फॉरेन मनी उतनी नहीं आती है, हमारी इक्विटी एंड डेट मार्केट में ज्यादा पैसे आते हैं। सो विदेशी निवेशों के लिए वो डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट को ज्यादा देखते हैं, पर सरकारी बॉन्ड मार्केट में जिसमें 5 से 10% की भी अभी जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो मैं ये समझता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट में जो फॉरेन मनी कितनी आ रही है नहीं आ रही है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो ज्यादा नहीं सोचती है। वो ये सोचती है कि देश में किस तरह से इन्फ्लेशन रेट स्टेबल रहे और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बरकरार रहे। AKB, briefly, you mentioned that credit growth from the demand side has gone up by 14%. What about the supply side from the retail banks? How will their net interest income be affected? Right now, they're showing a great deal of profitability because of the rise in the repo rate. Well, I am clearly foreseeing an increase in the deposit rates for many depositors of fixed deposit or even the retail deposit. So therefore, to that extent, that net interest income will be adversely impacted. But since the repo rate has gone up, there will naturally be an impact even on the lending rate for the banks. So it depends on the individual bank's ability to strike a better balance between the deposit rate that they pay and the lending rate they charge. So which is why not all banks are equally profitable, or not all banks are making or incurring losses by the same margin. So, but then there is a clear indication from this that the deposit rates will go up, and actually for especially those citizens who are completely dependent on their fixed deposit incomes or retail deposit incomes, for them this policy is actually in a sense good news, because you will see the return of the days when a fixed deposit instrument probably will be getting you an 8% rate of return, which has not happened for the last several years. मिस्टर भट्टाचार्य, लेंडिंग रेट्स यूजुअली पेग्ड होते हैं डायरेक्टली कई केसेस में टू द रेपो रेट, एंड यूजुअली जितना रेपो रेट बढ़ता है उतने ही लेंडिंग रेट भी बढ़ जाते हैं, लेकिन डिपॉजिट रेट का ऐसा कोई डायरेक्ट पेगिंग नहीं है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है लिक्विडिटी की, उसको देख के आपको लगता है कि डिपॉजिट रेट्स बढ़ेंगे, और कितना बढ़ेंगे आशा की जा सकती है? कितना बढ़ेंगे वो निर्भर करेगा इंडिविजुअल बैंक्स के ऊपर, पर अभी जो अर्ली एस्टिमेट्स जो आ रहे हैं वो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो रेट बहुत लोगों का मानना है कि वो करीबन 8% तक जा सकता है। लेंडिंग रेट जैसे आपने कहा कि डायरेक्टली लिंक्ड है,
पर उसमें भी काफी गुंजाइश होती है, काफी स्कोप होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। डिपेंड करता है कि कस्टमर टू कस्टमर मिबॉर के ऊपर बेस होता है, ये मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के ऊपर बेस होता है। पर जरूर इस रेपो दर के बढ़ाने के बाद डिपॉजिट रेट में जरूर इजाफा आएगा और उससे डिपॉजिटर्स की इनकम और इन्फ्लेशन से जो इम्पैक्टेड हुए हैं उसमें थोड़ी बहुत उनको सहायता मिलेगी। AKB, very briefly, you mentioned that retail banks have the autonomy to raise the deposit rate, but the reverse repo rate is at 3.35%, and that's linked really to the deposit rate offered by retail banks to customers. So how do you see it going up to 8%? What I can see is that the deposit rate will go up because of competitive pressure. Because if the equity markets are slightly skittish, then there will be a natural tendency on the part of the investors to look for easy avenues in the banking sector. But in the lending rate, when the credit growth is doing well, and if the credit growth has gone up from 13% to 14%, clearly there is more demand for loans, and if there is more demand for loans, banks will probably have some elbow room in tweaking the lending rates on the higher side, right, and not be adversely affected by a rise in the deposit rate. Well, we're heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बाजार के आज के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त पर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच सेंसेक्स 58,400 के करीब, जबकि निफ्टी 17,400 के करीब बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 89 अंक बढ़कर 58,388 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16 अंकों की वृद्धि से 17,389 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.09% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.23% की वृद्धि दर्ज हुई। Sensex and Nifty today posted marginal gains with both stock indices adding amid mixed cues from the global share markets. Sensex finished near 58,400 points, while Nifty settled near 17,400 level. Sensex rose by 89 points to finish at 58,388. Nifty added 16 points to end at 17,398. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose by 0.09%, while the small-cap index added 0.23% up. In the Sensex pack, 17 companies posted gains, while 13 logged losses. Ultra Tech Cement was the top gainer as it climbed 2.9%, followed by ICICI Bank, which gained 2.3%. Bharti Airtel added 1.4%, and Power Grid rose by 1.2%. On the other hand, Mahindra and Mahindra tumbled 2%. Maruti and Reliance both declined 1.5% each. IndusInd Bank slipped 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 9 sectors gained while 10 witnessed losses. Telecom Index gained the most as it climbed 1.3%. Basic materials sector gained 0.9%. Tech sector climbed 0.8%, and IT appreciated by 0.7%. On the other side, utilities sector lost the most as it fell by 1.9%. Power Index declined 1.6%, and auto sector tumbled 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,808 companies gained, while 1,543 companies fell. Shares of 158 companies remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे की मजबूती से 79 रुपए 24 पैसे
प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.22% की बढ़त से 105.91 पर था। क्या कहेंगे आप मिस्टर भट्टाचार्य, जो आज की पॉलिसी आई है, 0.5% बढ़ा है रेपो रेट, उसका रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी, व्हाइट गुड्स? देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर में तो इसका इम्पैक्ट मिक्स्ड रहेगा, पर ऑटो सेक्टर में थोड़ा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे, उससे ऑटो सेल्स एडवर्सली इम्पैक्टेड हो सकती हैं। पर जो आज की मार्केट को रुख अगर आप देखें, आपने वो इंट्राडे वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा था, करीबन 400 पॉइंट की ऊपर नीचे मार्केट में आज हुई सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे। और मुझे लगता है कि आज एक बुल और बेयर के बीच में एक टग ऑफ वार चला, और ये टग ऑफ वार मैं समझता हूं कि दो तरह का हुआ। एक तो जो बुल्स जो हैं वो आशान्वित इसलिए हुए कि जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा वो 50 बेसिस पॉइंट्स तक ही बढ़ा, तो उससे वो आशान्वित हुए। और दूसरा कारण था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रोथ टारगेट है वो 7.2% ही रहा। पर जो बेयर्स थे उनका मानना ये था कि इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्शन जो है वो अभी भी 6% के ऊपर है, तो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एकोमोडेशन विड्रॉल का अभी भी जो दर जो है वो जारी रखा है। तो उसीलिए आज की जो स्टॉक मार्केट में काफी उतराव चढ़ाव हुआ है, पर अंत में मैं समझता हूं जो बुल जो थे वो शायद थोड़े बहुत आगे निकल गए हैं, इसीलिए मार्केट दिन के आखिर में ग्रीन जोन में आकर बंद हुआ। AKB, briefly, as you mentioned, the market was bullish. FIIs were net buyers to the tune of 1,606 crore rupees, but the Nifty Bank actually went up by 165 points despite the RBI hiking the repo rate by 50 basis points. Why? Well, this is because the market believes that the banking sector and most better performing banks will have the pricing power to increase their lending rates. And even after increasing the deposit rate, they will be protecting their net interest margin at the level, the point that I was referring to you earlier, that the good banks, performing banks, functioning banks will manage to lend more resources, because 14% of credit growth, demand is there at a rate probably which is higher, and they will not be impacted by a fall in demand, and at the same time the deposit rate will go up, but that will not impact their net interest margins. और अब फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, आपको लगता है कि वो एक काउंटर बैलेंस होगा ऑटो सेक्टर के लिए? उसके चलते शायद हम ऑटो सेक्टर को भी स्टेबलाइज होते हुए ही देखें? शायद हो। आपने एकदम सही कहा कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, और फेस्टिवल सीजन के लिए तो अक्टूबर में भी एक पॉलिसी आएगी, शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको देखते हुए शायद और कुछ स्टांस अपनाएं। पर जरूर आपने ठीक कहा कि ऑटो सेक्टर के लिए एक फेस्टिवल सीजन एक बहुत बड़ा एक सहायक बन सकता है। और रुपए के आप क्या कहेंगे? रुपए में आज जो मजबूती आई है, क्या करेंसी बाजार ने भी स्वागत किया है? नहीं, देखिए, रुपए के जो पोजीशन जो है इस वक्त, जो क्रूड ऑयल प्राइस जो इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, वो अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेफ जोन से थोड़ी ऊपर जा रही है। अगर क्रूड ऑयल प्राइस को देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असेसमेंट ये है कि उनका इन्फ्लेशन टारगेट जो उन्होंने दिया है अगले 2 तिमाहियों का, उनका एजम्पशन है $105 पर बैरल। इस वक्त जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो उसके थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक क्रूड ऑयल प्राइस का दाम नीचे नहीं आएंगे, तब उतनी ज्यादा रुपए की जो स्ट्रेंथनिंग भी है या डिप्रिसिएशन भी जो होगा वो एक रेंज बाउंड रहेगा, और वही हम पिछले एक हफ्ते तक यही देख रहे हैं। जो पहले जो एकदम ऑलमोस्ट फ्री फॉल की तरह 80 रुपए डॉलर पहुंच गई थी, अब जरा बेहतर होकर अब 79-78 में आकर रुकी है। मैं समझता हूं कि इसी रेंज बाउंड पिछले अगले 1 महीने 2 महीने तक ये रेंज बाउंड रहेगी, जब तक ना क्रूड ऑयल प्राइस का एक निदान न हो। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट
कॉम्पोजिट सूचकांक में 1.2% की बढ़त दर्ज हुई। जापान का निक्केई 0.9% की बढ़त में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.7% की वृद्धि दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.4% की बढ़त में रहा और हांगकांग का हैंग सेंग 0.1% की मामूली वृद्धि पर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो अंतर दिवसीय कारोबार में यहां रुख मंदी का था। लंदन के फुटसी में 0.1% की गिरावट थी और फ्रांस के कैक में 0.4% का नुकसान चल रहा था, जबकि जर्मनी के डैक्स में 0.1% की वृद्धि थी। Very briefly, what's happening between China and Taiwan and the U.S. With Nancy Pelosi's visit there? That's impacting the Asian markets, yes or no? Yes, of course. The Asian markets are impacted. Not just the Asian markets, even the global markets will have to take a hit on what really happens in the wake of Nancy Pelosi's visit to Taiwan, and one has to keep a close watch on Chinese reactions. Right. Chinese reactions on the South China Sea, and Chinese reaction on the Indo-Pacific, and these will be keenly watched by the markets because already the Ukraine-Russia conflict has taken a lot of juice out of the market, and the market participants will hopefully look forward to a situation where another conflict or another tension-filled zone does not impact their perspectives. Moving on to the U.S. Markets, Wall Street's main indices ended mixed in a dull session yesterday as gains in high-growth stocks offset losses in energy shares. Investors were cautious ahead of the monthly jobs report. The Dow Jones Industrial Average Index gained 0.3%, S&P 500 added 0.1%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.4%. Very, very briefly, in fact, the July unemployment figures are out for the U.S. It's at 3.5%. What does that indicate? Briefly. Well, what it indicates is that the unemployment rate is 1 point, and please remember that the U.S. is continuing to employ, and the employment growth has come down, but it is continuing to employ more people. Now that clearly shows that Mr. Jeremy Powell will have his task cut out when the next time he has to look at the interest rate. So therefore the U.S. has not yet seen the end of the rate hike cycle, to my mind. Let's have a look at the oil market now. Crude oil prices today rose around 0.5% after hitting the lowest level since before Russia's military operation in Ukraine in the previous session. Brent crude was trading near $93.75 per barrel, while WTI crude prices were at $88 per barrel. Why is it that oil prices are declining despite OPEC Plus just marginally increasing production? I think the signs of early recession are worrying the crude oil producers and the market. Because if recession really sets in and if the conflict zones multiply, then it is bad news for crude oil, and which is why the market is probably showing some softening of the prices. So आपको लगता है कि भारत के लिए, भारत की फिस्कल पोजीशन के लिए ये एक अच्छा वो रहेगा? ये आपने एकदम सही कहा है। जैसे मैंने कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सोच है कि $105 बैरल अगर रहे दाम तो भारत के लिए इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में सुविधा होगी, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 75 रुपए की गिरावट से 52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 75 रुपए की गिरावट से 57,905 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,804.30 प्रति आउंस पर था। चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $20.10 प्रति आउंस पर थी। हालांकि आज हमने मंदी देखी है, हल्की मंदी, लेकिन आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने की कीमतें ऊपर जा सकती हैं अगर चाइना और ताइवान की टेंशन बढ़ती है तो? अगर टेंशन बढ़ती है तो जरूर जो इन्वेस्टर्स जो होंगे वो सेफ्टी की तरफ पहुंचेंगे, वो सेफ्टी गोल्ड और सिल्वर में दोनों में है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड में इन्वेस्टर्स ज्यादा जाएंगे और उससे दाम उसके बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ब्रीफली आप क्या कहेंगे? क्या अभी भी उनको पोर्टफोलियो में जो नॉर्मली कहा जाता है 5-10% सोने में रखना चाहिए? मैं समझता हूं कि किसी उम्र के भी जो इन्वेस्टर्स जो हैं
वो गोल्ड में थोड़ा बहुत एक्सपोजर येलो मेटल में नहीं पर गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड इंडेक्स है, ETFs हैं, वो गोल्ड में रखें तो मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा बैलेंसिंग फैक्टर है। वो प्रिंसिपल अभी भी इंटैक्ट है और वो प्रिंसिपल अभी भी अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर भट्टाचार्य। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. RBI increases repo rate by 50 basis points to pre-pandemic levels. Sensex rises marginally to finish near 58,400 level. Nifty near 17,400 points. The rupee appreciates by 23 paise against the US dollar, and Brent crude oil hovers around $94 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.